हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज मैं बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर या इसको कहें बेंडिंग फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही साथ जो फ्लेक्चरल फार्मूला है या बेंडिंग फार्मूला है इसका डेरिवेशन भी करवाने जा रहा हूं। तो इसका डेरिवेशन से पहले हम पहले देख लें कि इस चैप्टर में जो सिंपल बेंडिंग होती है किसी भी बीम की, उस बेंडिंग में जो क्या एजम्पशंस माने गए हैं, एजम्पशंस मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। बीम में जब लोड के कारण नमन होता है, झुकाव होता है, बेंड होती है बीम, तो उसमें कौन कौन से मान्यताएं मानी गई हैं, कौन कौन से एजम्पशंस लिए गए हैं, उनको क्रम से देखें। Any cross section which is plane before bending remains plane after bending। साथ ही साथ आप फिगर भी देख लें, ये एक बीम है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन इसमें नहीं दर्शाया हुआ है। बीम का क्रॉस सेक्शन यही आपका रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा। बीम का क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो एनी क्रॉस सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जैसे एक ये सेक्शन 1-1 है, यहाँ पर जो आकार कैसा आएगा बीम का, इस तरह का आएगा। ये अगर समतल है बीम के झुकने से पहले, ये बीम स्टेट अवस्था में है, इस पर इस समय कोई भी लोड नहीं लगा है, लेकिन जब इस पर लोड लगा दिए जाएंगे तो बीम झुक करके इस तरह से बेंड होकर के आ जाती है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि कोई भी सेक्शन जो नमन से पहले अगर समतल है तो नमन के बाद भी ये समतल ही बना रहता है, इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं आता। यानी यहाँ पर जो प्लेन है ये तिरछा हो जाता है लेकिन रहता समतल है, तो ये समतल प्लेन ही प्राप्त होता है। तो ये इसका मतलब है पहले का। इसके बाद मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, यानी बीम का मटेरियल समान यानी एक जैसा ही होता है पूरी भाग में। कहीं पर इसमें मटेरियल जो है बदल के नहीं लगाया जाता, एक ही प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया गया है, ऐसा यहाँ पर माना गया है फार्मूले को ड्राइव करते समय। वैल्यू ऑफ ई यानी यंग मॉडुलस की जो वैल्यू है ये टेंशन और कंप्रेशन दोनों में समान रहती है। लोडिंग ऑन बीम इज विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी जो भी भार लगाए जाते हैं बीम के ऊपर वो प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत ही लगाए जाते हैं। ईच लेयर कॉन्टैक्ट एंड एक्सटेंड, यानी जब ये बीम बेंड होती है उस समय प्रत्येक परत जो है या तो कंप्रेस होती है या फिर टेंशन एक्सटेंड होती है, लंबाई उसकी बढ़ती है, खिंचाव उसमें उत्पन्न होता है। तो ये इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन है ये इंडिपेंडेंटली होता है, यानी खिंचाव के समय कोई दूसरी लेयर इस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, यानी किसी भी प्रकार का कोई घर्षण बल नहीं लगाती है। इसी के बाद है फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मच मोर देन दी ट्रांसवर्स डायमेंशन, यानी बीम जब हमारी बेंड होती है, यहाँ पर देख ले जैसे ये बीम हमारी बेंड हो रही है तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ये होगा। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बीम के क्रॉस सेक्शन के जो डायमेंशन है, इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई, इसकी तुलना में इसका मान काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ फिगर में हमने बेंडिंग ज़्यादा दिखा रखी है इसलिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम दिखाई दे रहा है। एक्चुअल केस में बीम इतना बेंड नहीं होती, हल्का सा कर्वेचर आता है जिसकी वजह से रेडियस की वैल्यू बहुत अधिक होती है। तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। एंड देयर इज नो रिजल्टेंट टेंशन और कंप्रेशन ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ दी, यानी बीम के ऊपर कोई परिणामी तनाव या परिणामी संपीड़न बल उत्पन्न नहीं होता, यानी इसमें जितना कंप्रेशन फोर्स उत्पन्न होता है उतना ही टेंशन फोर्स उत्पन्न होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा शून्य होता है, यहाँ पर यही मतलब है, यानी परिणामी ना तो तनाव बचेगा ना ही कंप्रेशन बचेगा। तो ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों के बलों के मान जो है हमेशा बराबर होते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद हम फार्मूले का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग ऑब्लिक फ्लेक्चरल फार्मूला, इसको बेंडिंग फार्मूला भी कहते हैं और दूसरा फ्लेक्चरल फार्मूला भी कहते हैं, यानी बेंडिंग इक्वेशन कहें या बेंडिंग फार्मूला कहें। तो यहाँ पर आप देख लें, कंसीडर टू सेक्शंस
ये हमारा फिगर देखते चले। इसमें क्या किया है, एक ये बीम है, इसमें कोई से दो सेक्शन 1-1 और 2-2 ये एज्यूम कर लिए गए हैं। ये बीम का क्रॉस सेक्शन यहाँ दर्शाया हुआ है और ये बीम का क्रॉस सेक्शन है, तो ये यहाँ से इसकी एक न्यूट्रल एक्सिस जा रही है। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। न्यूट्रल एक्सिस वो अक्ष है कि बेंडिंग के बाद भी इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस तल पर जहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस स्थित है, इसमें किसी प्रकार का न तो तनन उत्पन्न होता है और न ही संपीड़न उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पर प्रतिबल का मान हमेशा शून्य रहता है। इसके ऊपर या इसके नीचे ही केवल तनन या संपीड़न उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो गई। सेक्शन 1-1 2-2 हो गया। इसके ऊपर ये मोमेंट लगाया गया। मोमेंट के कारण बीम में जो है बेंडिंग उत्पन्न हुई और बेंडिंग के फलस्वरूप बीम हमारी इस आकार में दिखाई देने लगी, मुड़ी हुई। अब जब बीम इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देने लगी तो जो सेक्शन 1-1 यहाँ पर था, ठीक वर्टिकल पोजीशन में, ये हमारा इंक्लाइन पोजीशन में आ जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन जो 2-2 था, ये वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पर है, स्ट्रेट पोजीशन में, तो ये इस केस में ये इंक्लाइन पोजीशन में आ जाएगा। जब हम इन दोनों सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इस 2-2 को भी आगे बढ़ाते हैं, तो ये ओ पर आकर के मिल जाते हैं। जब यहाँ पर मिल जाते हैं तो ये इसका केंद्र हो गया और यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी ये हमारी रेडियस हो गई और यहाँ से ये भी रेडियस हो गई। इस तरह से ये हमारा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी बीम हमारी जिस कर्वेचर में बेंड होती है उसकी त्रिज्या जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के नाम से जानी जाती है। और इन दोनों सेक्शंस के बीच का जो कोण है यहाँ पर ये थीटा लिया हुआ है। तो ये डायमेंशन आप यहाँ देखें। इसके साथ ही साथ यहाँ पर और देखें, हमने जब बीम हमारी स्ट्रेट पोजीशन में थी तो जो मिडिल में सेक्शन 1-1 के बीच हमने दो फाइबर या दो रेसे पर विचार किया। एक तो सी से डी तक CD रेसा और दूसरा है AB रेसा। इन दोनों की लंबाई यहाँ पर समान है, लेकिन जब ये बेंड हो जाते हैं इस शेप में, जब इस शेप में बेंड हो जाने के बाद आप देखिए ये जो C' था, ये बिंदु कर्वेचर के कारण इसके नाम तो अलग लिखे गए हैं बिंदुओं के, C', लेकिन C', की जो लंबाई है वो हमारी CD के ही बराबर रहेगी। लेकिन AB की जो लंबाई है ये यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये टेंशन जोन में है। नीचे टेंशन उत्पन्न हो रहा है, ऊपर संपीड़न उत्पन्न हो रहा है, तो ये टेंशन के कारण इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देखें ये वृद्धि किस तरह से होती है टेंशन और संपीड़न में। नीचे चूंकि टेंशन होता है, उदासीन अक्ष पर प्रतिबल 0 होता है और नीचे अधिकतम टेंशन उत्पन्न होता है। तो इस तरह से टेंशन का मान, इस प्रतिबल का मान धीरे धीरे घटता हुआ न्यूट्रल एक्सिस तक 0 हो जाता है। इसके बाद ऊपर की ओर संपीड़न प्रतिबल का मान बढ़ता चला जाता है और सिरे पर आकर के अधिकतम संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर अधिकतम संपीड़न प्रतिबल, यहाँ पर अधिकतम तनन प्रतिबल मध्य में आकर के, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के द्वारा आपस में रिलेटेड होते हैं। यानी इनका जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि ये हुक के नियम का पालन करते हैं। हुक के नियम में भी कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन का ही होता है। तो इस तरह से इन मान्यताओं के साथ अब हम यहाँ पर इस रेशे पर विचार करते हैं। ये हमारा जो AB रेशा था यहाँ पर, जिसकी प्रारंभिक लंबाई AB के बराबर थी और बाद में तनाव के कारण ये लंबाई बढ़ करके A', B' हो गई। यानी ये लंबाई AB से ज़्यादा है। तो AB से जब ये लंबाई अधिक है और इस रेशे की जो स्थिति हमने मानी है यहाँ पर, ये न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर इस रेशे को स्थित माना हुआ है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी और इसके प्रतिबल के मान भी बढ़ते चले जाते हैं, तो y दूरी पर जो रेशा है हम उसके बारे में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो रेशा AB में अब देख लिए स्ट्रेन इन AB स्टार्ट करते हैं हम अपने डेरिवेशन को। स्ट्रेन इन AB में जो हमारी विकृति है वो कैसे निकाली जाती है, बढ़ी हुई लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में वृद्धि, इसको हम क्या कह सकते हैं डेल्टा L, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, ये A', B' ये हमारी बढ़ी हुई लंबाई है और इसकी प्रारंभिक लंबाई AB है। तो बढ़ी हुई लंबाई में से प्रारंभिक लंबाई घटा देंगे तो लंबाई में वृद्धि ज्ञात हो जाएगी। तो ये हमारी लंबाई में वृद्धि हो गई A', B' माइनस AB बटे प्रारंभिक लंबाई AB। तो अब इसमें ये तो इनके मान हो गए। अब जरा देखिए इनके मान, इनको R और थीटा के पदों में कैसे लिखा जाता है।
यहां देखिए ए डैश बी डैश जो है हमारा ये है ए डैश बी डैश, ये एक चाप है। ये चाप केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है और यहां से इस चाप की त्रिज्या जो है वो कितनी है, यहां से यहां तक ये तो आर हो गई और ये हमारी यहां से यहां तक वाई हो गया। तो ये इसकी रेडियस कितनी है, आर प्लस वाई है और कोण थीटा है। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, इस फार्मूले से या त्रिज्या गुणे कोण, हम फार्मूले से ए डैश बी डैश का मान लिख लेते हैं। ए डैश बी डैश की जगह पर आर प्लस वाई इंटू थीटा लिख लिया और ए बी की जगह आर थीटा लिख लिया, आर इंटू थीटा। तो इस तरीके से ए बी की जगह आर थीटा और ए डैश बी डैश की जगह आर प्लस वाई, क्योंकि इसकी त्रिज्या इतनी है और ए बी रेखा की त्रिज्या जो है ये हमारी सी डी के ही बराबर है। यहां पर भी देख लें, जो ए बी रेखा है ये है तो यहां पर, चूंकि ए बी की लंबाई हमारी सी डी के बराबर है इसलिए हम इसकी कर्वेचर यहां से निकालेंगे, यानी यहां से हम काउंट करेंगे क्योंकि इसकी प्रारंभिक लंबाई यही है। तो यहां से रेडियस केवल आर है इसलिए इसको आर थीटा लिखा जाएगा। तो ये हमारा आर थीटा हो गया। बस अब एक सिंपल सी डेरिवेशन है इसमें, आर से थीटा, थीटा दोनों तरफ से कट जा रहा है, आर प्लस वाई माइनस आर, तो ऊपर से केवल वाई बचा और नीचे आर बचा, तो वाई अपॉन आर हो गया, ई बराबर वाई अपॉन आर। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। इक्वेशन नंबर 1 मान लेने के बाद हम अपने पिछले सूत्रों के अनुसार ये भी जानते हैं कि विकृति बराबर प्रतिबल बटे यंग मापांक भी होता है। विकृति बराबर प्रतिबल बटे यंग मापांक, तो प्रतिबल को हमने एफ सिंबल से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर और यंग मापांक ई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से ई बराबर एफ अपॉन ई भी होता है, ये दूसरी समीकरण है। दोनों समीकरण से ई के मान बराबर कर लेने पर तो ये एफ अपॉन ई बराबर वाई अपॉन आर यहाँ से लिखा जा सकता है। दोनों इक्वेशन को बराबर करने पर एफ अपॉन ई बराबर वाई अपॉन आर हो गया और यहीं से एफ अपॉन वाई, यानी वाई को इधर ले आइए, ई को इधर ले जाइए, तो इक्वेशन बन जाएगी एफ अपॉन वाई बराबर ई अपॉन आर। ये हमारा एक इक्वेशन ड्राइव होकर के आ गई। ये हमारे नमन सूत्र का आधा हाफ पार्ट हो गया, आधा पार्ट यानी ड्राइव हो गया, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हमने ए लिख दिया है। अब इस इक्वेशन में जरा एक चीज देखिए कि है क्या चीज़, प्रतिबल बटे दूरी, यानी वाई दूरी पर जो रेशे में प्रतिबल एफ है, यानी प्रतिबल और उसमें उसकी उदासीन अक्ष से दूरी का अनुपात, ये ई अपॉन आर के बराबर होता है। और किसी भी लोडिंग के लिए ई कांस्टेंट होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कांस्टेंट रहता है, तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है ये हमेशा समान रहेगा, यानी वाई का मान अगर हम बढ़ाएंगे तो एफ का मान भी बढ़ेगा, वाई का मान कम करेंगे तो एफ का मान भी कम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का अनुपात हमेशा समान ही रहेगा। बस इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर F1 बटे बाई 1 बराबर F2 बटे बाई 2, यानी ये कोई से दूसरा बिंदु है जहाँ पर यानी बाई 1 दूरी पर मान लो F1 प्रतिबल है, बाई 2 दूरी पर F2 प्रतिबल है, तो प्रतिबल बटे दूरी का अनुपात चूंकि बराबर होता है, ये मैंने अभी ऊपर से बताया, तो इसीलिए इसको लिखा जा सकता है F1 बटे बाई 1 बराबर F2 बटे बाई 2 बराबर इन जनरल F अपॉन वाई बराबर ई अपॉन आर, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये तो हमारे क्वेश्चन के सॉल्व करते समय इस तरह की कभी समस्या आ सकती है कि एक बिंदु पर प्रतिबल मालूम है, फिर हमको दूसरे बिंदु पर प्रतिबल ज्ञात करना हो, तब हम इस इक्वेशन का यूज करके जो है प्रतिबल ज्ञात कर सकते हैं। हमारा जो डेरिवेशन का फार्मूला, जो हमारा फ्लेक्चरल फार्मूला है, उसका हाफ पार्ट केवल ये ए पार्ट ही है। इसके बाद हम अगले भाग पर विचार करते हैं। इसमें जो अगला पार्ट है उसके लिए आप एक बीम का ये फिगर देख लें। ये बीम का एक क्रॉस सेक्शन दर्शाया हुआ है। बीम का क्रॉस सेक्शन यहाँ हमने इरेगुलर शेप में ले लिया है, कुछ भी हो सकता है, ये हमारी आयताकार भी हो सकता है बीम का सेक्शन, वर्गाकार भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, या इरेगुलर शेप में एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा जैसा भी हो सकता है। तो यहाँ हम चूंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं। तो ये हमने जो क्रॉस सेक्शन लिया है, देखिए ऊपर चौड़ाई कम दिखाई दे रही है, नीचे चौड़ाई बीम की ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जब इस तरह का सेक्शन होता है तो इसमें कोई न्यूट्रल एक्सिस होगी, और ये न्यूट्रल एक्सिस जो है बिल्कुल बीचों बीच में नहीं होगी, थोड़ा जिधर ज़्यादा चौड़ा है उसकी तरफ को हटी हुई होगी, यानी ये दोनों दूरियां अलग अलग होंगी। तो यहाँ पर हम टेंशन जोन में वाई दूरी पर एक
पतली सी स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन में पतली सी स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, जिसका एरिया हम डेल्टा ए मान लेते हैं। ये क्षैतिज पट्टी एक हमने कंसीडर की और जिसका एरिया जो है सीधे डेल्टा ए लिख लिया। न्यूट्रल एक्सिस से इसकी दूरी y है, तो y दूरी पर एक डेल्टा ए पट्टी स्थित है। और अब ये हमने पीछे पढ़ा है कि न्यूट्रल एक्सिस से y दूरी पर जो प्रतिबल माना जाता है वो कितना f प्रतिबल माना जाता है। तो इस पट्टी में जो प्रतिबल है वो f है, इसका एरिया a है। बस इतनी जानकारी के साथ हम आगे अपना डेरिवेशन और आगे बढ़ाते हैं। तो अगले डेरिवेशन में क्या आता है, स्ट्रेस इन स्टेप, यानी जो हमने क्षैतिज पट्टी मान रखी है, जो हमने ये पट्टी कंसीडर की है, ये इसमें प्रतिबल कितना है, प्रतिबल हमने F माना है, क्योंकि पीछे मानते हैं कि y दूरी पर, ये y दूरी पर है, इसलिए y दूरी पर जो प्रतिबल कितना होता है F होता है। फिर इस क्षैतिज पट्टी में बल कितना कार्य कर रहा है, इस क्षैतिज पट्टी का जो बल हमने वो डेल्टा F मान लिया। तो क्षैतिज पट्टी का जो बल है वो डेल्टा F, ये कैसे बराबर होगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो पट्टी में उत्पन्न प्रतिबल F है और पट्टी का क्षेत्रफल डेल्टा A, ये हमने शुरू में माना हुआ है। तो डेल्टा A इंटू F के गुणा करने से ये हमको क्षैतिज पट्टी में कार्य करने वाला कुल बल ज्ञात हो जाएगा। तो ये क्षैतिज पट्टी पर लगने वाला बल डेल्टा F हो गया। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ डेल्टा F फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, यानी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम जो पट्टी में बल कार्य कर रहा है डेल्टा F, इसका आघूर्ण ले लेते हैं। जब इस बल का आघूर्ण ले रहे हैं तो इसको डेल्टा M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षैतिज पट्टी में का आघूर्ण है, इसलिए डेल्टा M, ये बराबर क्या हो गया, क्षैतिज पट्टी पर लगने वाला बल गुणे न्यूट्रल एक्सिस से क्षैतिज पट्टी की दूरी। तो डेल्टा F इंटू वाई, ये हो गया। अब इस तरह से डेल्टा F का मान यहाँ ऊपर वाली समीकरण से उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, F इंटू डेल्टा ए। तो डेल्टा F के स्थान पर जब हम F इंटू डेल्टा ए लिखेंगे तो ये व्यंजक हमारा आ गया, डेल्टा M बराबर F इंटू डेल्टा ए इंटू वाई। अब इसके बाद इस समीकरण में हम F को भी एलिमिनेट करते हैं। तो F को कहाँ से एलिमिनेट करते हैं, अभी आपने पढ़ा था पीछे, हम यहाँ भी अलग से बता दे रहे हैं। F अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये पीछे फार्मूला टाइप कर चुके हैं। इसी फार्मूले से केवल F बराबर क्या लिखा जा सकता है, ई अपॉन आर इंटू वाई। तो F बराबर ई अपॉन आर इंटू वाई, F ये हम लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले से हम F का मान यहाँ ई अपॉन आर इंटू वाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये फार्मूले से हमने जब ई अपॉन आर इंटू वाई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारा फार्मूला बन गया डेल्टा M बराबर ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू ये डेल्टा ए इंटू ये वाई। अब इसमें हमने ई अपॉन आर तो पहले लिखा ही है, ये वाई और इंटू वाई, इसको वाई स्क्वायर लिख लिया, तो डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फार्मूला बना कि डेल्टा M बराबर ई अपॉन आर इंटू डेल्टा ए इंटू वाई स्क्वायर। ये तो हुआ एक क्षैतिज पट्टी पर लगने वाले बल का आघूर्ण डेल्टा M। मूवमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस, इसके बाद हम करते क्या हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी पूरी बीम इसी तरह की कई क्षैतिज पट्टियों से मिलकर बनी है। एक यहाँ है ऊपर क्षैतिज पट्टी, फिर दूसरी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, इधर जितनी भी क्षैतिज पट्टियाँ हैं सब पूरी बीम को हम क्षैतिज पट्टियों में डिवाइड कर लें और प्रत्येक पट्टी पर लगने वाले बल की गणना जैसे यहाँ पर की है ठीक उसी तरीके से कर लें। फिर उस बल का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम आघूर्ण ले लें और जो आघूर्ण आ जाएं उन सबको जोड़ दें, तो सभी पट्टियों पर लगने वाले आघूर्णों का योगफल ये आ जाएगा, बीजगणितीय योग। तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस ऑन स्टिप्स इन होल एरिया ऑफ बीम, यानी बीम के संपूर्ण क्षेत्रफल में इस तरह की सभी क्षैतिज पट्टियों पर लगने वाले बलों का आघूर्ण वो क्या कहलाएगा, टोटल आघूर्ण, यानी कुल आघूर्ण। इसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे और इस M का मान कैसे ज्ञात होता है, एक पट्टी का जो आघूर्ण है डेल्टा M, इसका समाकलन कर दीजिए, इससे हमको ये कुल आघूर्ण ज्ञात हो जाता है। इसी को हम दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं कि एक पट्टी पर जो लगने वाला आघूर्ण है इसी तरह के सभी आघूर्णों को सम कर लीजिए, सिग्मा डेल्टा M। तो इसको हम
m बराबर ये भी लिख सकते हैं और m बराबर इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ यहाँ पर एक ही है। समाकलन का मतलब भी यही होता है कि इसी तरह के सभी पदों का जोड़ करके उनको प्राप्त करना। तो ये इंटीग्रल ही बना रहने देते हम यहाँ पर। तो इंटीग्रल डेल्टा m लिख लिया। अब हमने डेल्टा m का जो ऊपर मान निकाला था ये यहाँ पर उतार कर रख लिया। फिर जब ये मान उतार करके रख लिया तो E/R, चूंकि इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हमने इंटीग्रल के पहले ट्रांसफ़र कर लिया। जब इसको पहले ट्रांसफ़र कर लिया तो यहाँ इंटीग्रल के अंदर बच गया हमारा डेल्टा a इंटू वाई स्क्वायर, डेल्टा a इंटू, तो इंटीग्रल डेल्टा a इंटू वाई स्क्वायर। अब हम जरा इस राशि पर विचार करते हैं कि ये राशि है क्या। वेयर इंटीग्रल डेल्टा a इंटू वाई स्क्वायर ये है क्या, एरिया का जब आघूर्ण लेते थे हम किसी भी क्षेत्रफल का, तो उसमें क्या करते थे, क्षेत्रफल गुणे गुरुत्व केंद्र की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। तो ये तो हमारा उस एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया कहलाता था। जब हम क्षेत्रफल में उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी के वर्ग का गुणा कर दें तो ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहलाएगा। तो इसी तरह से चूंकि यहाँ पर हमने क्षेत्रफल में क्या है, y जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से, इसके वर्ग का गुणा किया है, इसलिए इसको सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। और जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है इसी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ही होता है टेक्निकली, लेकिन प्रचलित जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से है, तो इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, जिसको कि आई सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी इस पद को जो है ये संपूर्ण क्षेत्रफल का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जिसको कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पद के स्थान पर हम आई लिख सकते हैं। तो जो ऊपर हमने डेरिवेशन प्राप्त किया था कि m बराबर E/R इंटू ये पद, तो इस पद की जगह आई लिख देंगे। देखिए यही काम करने पर m बराबर E/R इंटू आई हो गया। अब इसमें क्या है, इस आई को नीचे ले आइए तो ये m/I हो गया, m/I बराबर E/R हो गया। बस इसी को हमने प्रूव कर लिया। यही हमारा जो बेंडिंग फार्मूला है, बेंडिंग इक्वेशन जो है उसका सेकंड पार्ट ये हमारा ड्राइव हो गया। इसको हमने बी लिख दिया। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, यहाँ देखें फर्स्ट पार्ट ये था आपका। फर्स्ट पार्ट में क्या था, F/Y इक्वल टू E/R, यानी E/R का मान F/Y के बराबर भी है और E/R का मान M/I के भी बराबर। तो E/R दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर हैं। तो इसको दोनों को ए और बी को कंबाइन कर लेने के बाद आपस में मिला देने से हमारा M/I बराबर F/Y बराबर E/R हो जाता है। क्योंकि पहले वाले में फार्मूला है क्या, F/Y बराबर E/R, और दूसरे वाले में क्या है, M/I बराबर E/R। इसलिए M/I बराबर F/Y बराबर E/R, इसी को बेंडिंग या फ्लेक्चरल फार्मूला कहते हैं या बेंडिंग इक्वेशन कहलाती है। तो यही फार्मूले का बस डेरिवेशन है। ये यहीं तक जो है, अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब इसमें सेक्शन मॉडुलस आकृति मापांक भी होता है। आकृति मापांक की जो बाय डेफिनेशन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अधिकतम फाइबर डिस्टेंस यानी y का जो अनुपात होता है, यही हमारा खंड का सेक्शन मॉडुलस होता है। इसमें y हमेशा अधिकतम वाला ही लिया जाता है। बस ये जरूर यहाँ याद रखें कि y इसमें मैक्सिमम कितना, यानी इस शिखर का इसका लिया जाएगा। ये दूरी मान लो yc है और इधर की दूरी टेंशन है, तो ये yt है मान लो, ये दूरी yc हो गई, ये दूरी yt हो गई। तो अब इसमें yt दूरी है तो ये त्वरण क्षेत्र में z का मान कितना होगा, संपीड़न में ZC बराबर I/YC लिखा जाएगा और त्वरण क्षेत्र में ZT बराबर जो है I/YT लिखा है। यानी जिधर की दूरी होगी का भाग लगाएंगे उसी का सिंबल लेते हुए, यानी Z इन टेंशन, Z फॉर टेंशन जोन और ये Z फॉर कंप्रेशन के लिए। तो ये दोनों मान अलग अलग ज्ञात हो जाते हैं। और जब बीम सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, तो उसमें Z की वैल्यू I/Y यानी दोनों तरफ के मान बराबर होते हैं। उस केस में Z बराबर I/Y। ये तो सेक्शन मॉडुलस हो गया। सेक्शन मॉडुलस के बारे में एक बात बता दें, बीम की जो सामर्थ्य होती है वो सेक्शन मॉडुलस पर ही डिपेंड करती है।
हम जो कई तरह के अगर हमारे पास बीम उपलब्ध है, उन सबके सेक्शन मॉडुलस अगर हम ज्ञात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सी बीम सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। बीम वही सबसे ज़्यादा सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है या सामर्थ्यवान होती है जिसका सेक्शन मॉडुलस सबसे अधिक होता है। तो अधिक सेक्शन मॉडुलस वाली बीम ही सामर्थ्यवान ज़्यादा होती है। इसके बाद दो परिभाषाएं और हैं। फ्लेक्चरल रिजिडिटी कहलाता है, फ्लेक्चरल रिजिडिटी नमन दृढ़ता इसको कहते हैं, और इसका मान जो है ई यंग मापांक और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका गुणनफल करने से जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम फ्लेक्सरल रिजिडिटी या नमन दृढ़ता कहते हैं। इसके बाद है मॉडुलस ऑफ रैप्चर, फटन मापांक कह सकते हैं इसको। मॉडुलस ऑफ रैप्चर यानी जब बीम पर कोई बेंडिंग मोमेंट ऐसा लगाया जाए जिसके कारण जिस पर बीम टूट जाए, यानी इतना अधिकतम प्रतिबल आघूर्ण लगा दिया जाए मोमेंट जिस पर बीम टूट जाए, तो बीम टूटते समय बीम में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसी प्रतिबल को जो है हम मॉडुलस ऑफ रैप्चर कहते हैं। यानी उस प्रतिबल को, जिस प्रतिबल पर बीम टूट जाती है उसको मॉडुलस ऑफ रैप्चर कहते हैं। तो ये हमारे इन टर्म्स की डेफिनेशंस हैं इन दोनों की। तो ये हमारा डेफिनेशन और डेरिवेशन तो कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब देख ले थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ है बेसिक फार्मूले का फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन 1, इसमें जो बीम पर जो मोमेंट दिया हुआ है अप्लाइड वो 5 किलो न्यूटन मीटर का दिया हुआ है। बीम की चौड़ाई हमारी 100 mm है। बीम की गहराई हमारी 250 मिलीमीटर है। फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस, तो अधिकतम प्रतिबल पूछा गया है क्वेश्चन में। यानी बीम की चौड़ाई दी है, बीम की गहराई दी है और मूवमेंट कितना लगाया गया वो दिया हुआ है और अधिकतम प्रतिबल पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देख लें। हम पहले बेंडिंग इक्वेशन ही लिख लेते हैं। M/I = F/y। E/R की यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो जितनी जरूरत होती है हम उतना ही फार्मूला नोट कर लेते हैं। तो M/I = F/y, इसमें M चूंकि दिया हुआ है और y F पूछा गया है तो ये दोनों पद तो आवश्यक थे ही। अब इनके मान हम इनके डायमेंशन जो बीम के दिए हैं उसके आधार पर निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए I बराबर जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर बीम का। जैसे ये हमारी रेक्टेंगुलर बीम है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है Ix बराबर BD³/12। तो I बराबर BD³/12 के फार्मूले से B हमारा 100 है, D हमारा 250 है बाई 12, इससे सॉल्व करके ये हम ज्ञात कर लेते हैं। तो I हमारा यहाँ से ज्ञात हो जाता है और Y का मान अधिकतम कितना है। इसी केस में देखें न्यूट्रल एक्सिस हमारा बीच में है, तो न्यूट्रल एक्सिस से जो Y होता है ये मैक्सिमम दूरी होती है और ये हमारी जो टोटल गहराई है इसका हाफ होगा। तो Y बराबर अधिकतम का मान 250/2 इसीलिए हो गया कि जो हमारी बीम की डेप्थ है उसका हाफ लिया जाएगा, क्योंकि अधिकतम दूरी का पर हमको Y का मान ज्ञात करना है। तो Y का मान भी ज्ञात हो गया, I का मान ज्ञात हो गया, M क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस अब केवल F हमको कैलकुलेट करना है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा F बराबर M/I × Y लिख लिया, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और इसको सॉल्व कर लिया। तो इसके क्वेश्चन कठिन ज़्यादा नहीं होते हैं, फार्मूले पर आधारित सीधे क्वेश्चन हैं। कुछ डाटा दिए होते हैं, कुछ डाटा आपको ज्ञात करने होते हैं। चलिए लगे हाथ एक क्वेश्चन और थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। ये रेक्टेंगुलर बीम जिसका कि क्रॉस सेक्शन 150 मिलीमीटर और डेप्थ जो है 200 मिलीमीटर की है, इसका स्पान 6 मीटर का है, इसका स्पान 6 मीटर का है। इज लोडेड बाई ए पॉइंट, इस पर एक पॉइंट लोड लगा है मिडिल पॉइंट पर। फाइंड द पॉइंट लोड, यानी पॉइंट लोड ज्ञात करो अगर F मैक्सिमम का मान जो है 120 मेगापास्कल हो, यानी बीम में जो अधिकतम प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू 120 मेगापास्कल है। तो उस केस में कितना इसके ऊपर पॉइंट लोड लगाया जा सकता है, पॉइंट लोड मिडिल पॉइंट पर कितना लगाया जा सकता है। तो मिडिल पॉइंट पर जब पॉइंट लोड लगा हो, स्पान इसका ये है, तो M मैक्सिमम का फार्मूला आप पीछे पढ़ चुके होंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाले फार्मूले में। M मैक्सिमम बराबर WL/4 होता है पॉइंट लोड के लिए। ये हमको बेसिक फार्मूले कुछ याद स्टैंडर्ड रटे हुए होने चाहिए। जैसे पॉइंट लोड मिडिल पॉइंट पर है तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या है। जब बीम के ऊपर UDL लग रहा है तब
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या है, ऐसे कैंटिलीवर में पॉइंट लोड हो सिरे पर तो क्या है, और यूडियल हो तब क्या है। ये फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि इन फार्मूलों की किसी भी क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमको पॉइंट लोड का फार्मूला WL/4, ये एम मैक्सिमम की वैल्यू होती है। इसमें W हमने किलो न्यूटन में मान लिया है, L मीटर में /4, तो ये किलो न्यूटन मीटर में ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई। इसके बाद इस बीम का जो कि साइज दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई दी है, गहराई दी है, तो हम I का मान निकाल लेते हैं BD³/12 से। B और D दोनों मालूम है, तो ये हमारा I का मान निकल गया। Y मैक्सिमम का मान भी हम यहाँ से हल कर लेते हैं। ये D का आधा होता है गहराई का, 200/2, गहराई 200 थी, इसका आधा किया तो 100 मिलीमीटर। Y का मान भी आ गया। Y का मान आ जाने के बाद अब I ज्ञात हो गया, Y ज्ञात हो गया, F का मान क्वेश्चन में दे रखा है, 3 दिए हुए हैं चीज़ें, तो बेंडिंग मोमेंट रह गया अकेला, तो इसी को ज्ञात कर लीजिए। और F का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 120 मेगापास्कल, इसको हम न्यूटन पर mm² में भी लिख सकते हैं। मेगापास्कल का वैल्यू ही न्यूटन पर mm² के बराबर होती है। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया नमन सूत्र से, M/F/Y/I। तो ये हमारा जो फार्मूला है, इसी फार्मूले में F का मान 120 रख दिया, Y का मान आपने 100 निकाला है पीछे, I को भी हल कर लिया है। तो ये सब हल करके हमने यहाँ से M की वैल्यू निकाल ली। इस फार्मूले से जो M ज्ञात हो रहा है, वो ध्यान दें ये न्यूटन mm में ज्ञात हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपने सारे डायमेंशन मिलीमीटर में रखे हैं या न्यूटन में रखे हैं। तो ये हमारा न्यूटन mm में ज्ञात हुआ M का मान। और यहाँ जो पीछे क्वेश्चन था आपका, उसमें किलो न्यूटन मीटर में थे, तो या तो इसको हम किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो इसको किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 10⁶ से डिवाइड कर दें इस संख्या को, तो जो 120 आ जाएगा वो हमारा किलो न्यूटन मीटर में हो जाएगा। सीधा सीधा देखें, न्यूटन को किलो न्यूटन बदलने के लिए तुमको 10⁻³ से भाग करना पड़ेगा, और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भी 10⁻³ से भाग करना पड़ेगा। तो कुल कितना भाग करना पड़ा, 10⁶ से। इसीलिए 10⁶ को हटाते ही ये हमारी संख्या किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये किलो न्यूटन मीटर में है, बस ये भी किलो न्यूटन मीटर में था, ये भी किलो न्यूटन मीटर में हो गया, दोनों को बराबर कर दिए, क्योंकि ये आघूर्ण हमारा पॉइंट लोड के हिसाब से है और ये फ्लेक्चरल फार्मूले से है। दोनों के मान बराबर करने पर यहाँ से W की वैल्यू सॉल्व हो गई। W हमारा 80 किलो न्यूटन ज्ञात हो गया। इस तरह से इस पॉइंट को सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे सिंपल क्वेश्चन है, और शुरुआत में डिप्लोमा लेवल पर बहुत बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अभी और क्वेश्चन है जिसमें आपको जड़त्व आघूर्ण निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसमें गुरुत्व केंद्र जब सिमेट्रिक सेक्शन जब तक मिलेंगे तब तक तो जड़त्व आघूर्ण आसान है, और जब सिमेट्रिक सेक्शन नहीं रह जाता है उस केस में उसका गुरुत्व केंद्र भी ज्ञात करना होता है और जड़त्व आघूर्ण भी ज्ञात करना होता है। तो इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। चलिए उस तरह की समस्या का हम के लिए एक अगला वीडियो जो है एक बड़ी प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करके बताएंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।